द हीलर स्वास्थ्य एक परिचर्चा शो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपके रोग के उपचार से जुड़ा है। तकनीक का ज़माना है और तकनीक अब मेडिकल सेक्टर में भी बढ़ रही है और वो तकनीक आपको राहत भी देती है। हम अक्सर सुनते हैं, कई चिकित्सक दावा करते हैं कि हम दर्द रहित उपचार करते हैं, यानी आपका बड़े से बड़ा ऑपरेशन बिना किसी चीर फाड़ के और बिल्कुल आसानी से चुटकियों में हो जाए और आपको छुट्टी भी 24 या 48 घंटे के भीतर मिल जाए। यही तो आप और आपके परिजन चाहते हैं। लेकिन ये उपचार विधि क्या है? कौन ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो अब इस मेडिकल क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, अपनी धाक जमा रहे हैं? ऐसे ही एक शख्सियत मेडिकल क्षेत्र की हमारे साथ है द हीलर में। स्वागत है डॉक्टर दीपक अग्रवाल आपका। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एडवांस एंडोवास्कुलर इंटरनेशनल रेडियोलॉजी सेंटर जयपुर के संस्थापक हैं और इस नई चिकित्सा को राजस्थान में बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही बनता है कि चीज़ें नई हैं, पद्धति उपचार में आ रही हैं, लेकिन ये चली जब से तकनीक का नई नई मशीनों का समावेश हुआ है तब हुआ है। तो एक वर्ड सर सामने आता है रेडियोलॉजिस्ट की, जब हम बात करें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, ये क्या है? इसके पीछे का मेथड क्या है? कैसे इनका नाम रहा और ये करते क्या हैं? देखिए सर, अमूमन आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप ये बोलते हैं कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, मुझे ऑर्थोपेडिशियन से मिलना है, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है, पर कभी आपने हॉस्पिटल के ओपीडी रिसेप्शन पर जाके ये नहीं बोला होगा कि मुझे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलना है या मुझे उसका अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि बेसिकली लोग जानते ही नहीं है कि ये होता क्या है। बेसिकली इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक नई मतलब अमेरिका और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात किया जाए तो वहाँ पे ये काफ़ी सालों से चल रही है, अराउंड 28-30 सालों से चल रही होगी। लेकिन इंडिया में ये करीबन दिल्ली मुंबई में करीबन 12-15-20 सालों से चल रही है, लेकिन राजस्थान के हिसाब से ये अभी 4 to 5 ईयर से डेवलप होना चालू हुई है। हमारी प्राइमरी जो स्पेशलिटी होती है वो रेडियोलॉजी होती है। तो रेडियोलॉजी के तहत जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बहुत अच्छी कमांड एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई पे बहुत अच्छी कमांड होती है। तो इसलिए हम इनमें बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी यानी कि आप ट्रीटमेंट की, वो डायग्नोस्टिक पार्ट है, ये हो गया कि ट्रीटमेंट पार्ट। तो जितनी भी बॉडी में मिनिमली इन्वेजिव, मैं तो बोलता हूँ उसको नॉन इन्वेजिव, यानी कि ओनली प्रिक, एक सिंगल प्रिक के थ्रू एक सिंगल तार से ही हम पूरी सर्जरी करते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई स्कार नहीं आता, कोई कट नहीं लगता। पेशेंट मोस्टली डे केयर में या मैक्सिमम वन नाइट स्टे पे डिस्चार्ज हो जाता है और हम सिंगल हाथ में या पैर की एक जो आर्टरी होती है, नस होती है, उसके थ्रू हम एंटर होते हैं और हम ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं या किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म नस तक भी पहुंच जाते हैं और उसको वहाँ पे इधर उसका ज़्यादा फैलाव है या वो उस पर सिकुड़न है तो उसकी एंजियोप्लास्टीज करना या उसमें से कुछ कॉइलिंग करना, वो सारे काम हम इसमें करते हैं। तो ये एक बहुत ही नोवेल स्पेशलिटी है जो मरीज को बहुत राहत दे रही है। किसी तरह की कोई चीराफाड़ी नहीं होती है, इसलिए मरीज का रिकवरी टाइम बहुत अच्छा है। अगले दिन मरीज अपनी मोस्ट ऑफ द केसेस में अगले दिन मरीज अपनी जॉब ज्वाइन कर सकता है। जी। तो ये अक्सर अन्य जो बीमारियां हैं या अन्य जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनके सहयोगी हेल्पिंग हैंड्स भी आप हो सकते हैं उन रोग का पता लगाने में और बिना चीर फाड़ के जानने में कि इसकी गंभीरता कितनी। डेफिनेटली हम मेडिकल फील्ड में हर ऐसी स्पेशलिटी की मरीज जिसको जानता है उसके हम सहयोगी पार्ट हमेशा है। लाइक ब्रेन में अगर कोई आप बोलते हो ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज क्यों हो गया? क्योंकि ब्रेन की कोई नस फट गई, और फट गई तो आइदर उसके दोनों, मतलब पहले का तरीका यह है कि उसको मतलब ब्रेन को खोल के उसको बंद किया जाता था। अब हम बिना चीराफाड़ी के अंदर जाके उसकी कॉइलिंग कर देते हैं। तो लाइक कोई भी हाथ की नस ब्लॉक हो गई, पैर की नस ब्लॉक हो गई या और भी कोई, मतलब ऑन्कोलॉजी में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। ऑन्कोलॉजी में काफ़ी केसेस में हम ही बायोप्सी पहले ब्लाइंड बायोप्सी की जाती थी विदाउट एनी लाइक, केवल ओरिएंटेशन से कि इस जगह बायोप्सी करनी है। अब क्या हो गया कि हम अल्ट्रासाउंड में या एमआरआई में या किसी स्कैन में देखते हुए हम पिन पॉइंट उस जो भी मास है, ट्यूमर है, उसको एंटर होते हैं और उससे टुकड़ा लेके आते हैं। इट इज़ अ वेरी माइनर इशू, बट
पेशेंट के लिए बहुत मतलब कोई एडमिशन की जरूरत नहीं हुई, उसका डायग्नोसिस भी बन गया और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ डायग्नोसिस बना और लेस कॉम्प्लिकेशंस और नो कॉम्प्लिकेशंस ये ऑलमोस्ट। खतरे का सवाल ही आ रहा था कि बंदा डरता है कि यार तकनीक तो है लेकिन मेरी जान को खतरा जैसे नहीं मैं हो तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत छोटा सा और procedure- इन्फेक्शन भी दोनों पे हाँ, बात करें। एग्जैक्टली बहुत छोटा सा एक है कि बहुत मिनिमम सा प्रोसीजर है बायोप्सी, जी ट्रू कट बायोप्सी, किसी भी गार्ड से सैंपल लेना। जी इस प्रोसीजर्स तक में ऐसा होता है कि मरीज मेरे पास आता है कि सर कितने दिन भर्ती रहना पड़ेगा, सर कोई चीरा फाड़ी होगी नहीं होगी, बाद में कितने दिन आराम करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि 10 मिनट्स में चला जाएगा मेरे पास से। अरे और किसी तरह की कोई जो मेडिकल साइंस में हम लेस देन 1% चांस ऑफ ब्लीडिंग और वो सब बोलते हैं वहाँ तक ठीक है, अदरवाइज मोटा मोटा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। इन्फेक्शन तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, मतलब हम ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक देते ही नहीं है अनटिल अनलेस हम कोई वेस्कुलर प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम 3 to 4 डेज एंटीबायोटिक दे देते हैं फॉर लाइक इन्फेक्शन से बचने के लिए। बाकी देयर इज वेरी लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरीज। जी आपके फील्ड में वेरिकोज वेन्स की बात हमेशा आती है, तो ये क्या होती है और क्या कारण हो सकता है? अंकित जी देखिए, वेरिकोज वेन बेसिकली सबसे पहले इसके लिए भूमिका मैं ये बांधना चाहूँगा जस्ट शॉर्ट में कि बॉडी में हर पार्ट में इंक्लूडिंग एक नाखून के जो अंगुली का जो टिप होता है वहाँ तक पे भी 2 नसें जाती है, एक साफ खून लेके जाती है, गंदा खून लेके आती है। ये पूरी बॉडी का यूनिवर्सल हुआ है कि साफ खून जाएगा उसको वहाँ पे काम करेगा और गंदा खून लेके आएगा, तो उसको वेन बोलते हैं जो गंदा खून लेके आती है। तो पैरों में भी इसी तरह की वेन्स होती है जिसको स्किन की वेन्स होती है। तो इसमें वॉल्व्स होते हैं बेसिकली, वो वॉल्व बेसिकली सिंगल डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल फ्लो ब्लड को केवल हार्ट की तरफ भेजने का काम करते हैं। और काफ़ी कारणों से अगर उन वॉल्व्स में डैमेज हो जाता है तो वो ब्लड ऊपर जाने के बजाय गुरुत्वाकर्षण के थ्रू नीचे रुकना चालू हो जाता है। और जब ये ऐसा बहुत लंबे टाइम तक होता है, लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्यूपेशनल जो होते हैं या काफ़ी आनुवंशिक कारण, बहुत सारे कारण हैं, तो जब वो ब्लड नीचे रुकना चालू हो जाता है तो धीरे धीरे उनमें स्टेज बढ़ते बढ़ते वहाँ पे वो वेन्स ब्लूइश कलर की सबसे पहले आती है, ब्लूइश कलर की आपको स्किन पे वेन्स दिखेगी। इन वेन को हम स्पाइडर वेन बोलते हैं और ये बहुत ही अर्ली स्टेज होती है, लेकिन धीरे धीरे जब मरीज इस पर ध्यान नहीं देता है वो और अपनी लाइफ स्टाइल को सेम रखता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ सालों में वो वेन्स भयावह रूप वो हो जाता है उसमें, मतलब वो वेन्स बहुत मोटी हो जाती है जिसकी वजह से स्किन खराब हो जाती है, यहाँ तक कि आखिरी स्टेज में अल्सर भी हो जाता है जो किसी भी कारण से हील नहीं हो पाता है। तो इन्हीं वेन्स को बेसिकली हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचान कैसे होंगी? इसके सिम्टम्स बेसिकली अगर इनिशियल स्टेज में बात किया जाए जिसको हम स्पाइडर वेन्स बोलते हैं, तो आपको अपनी स्किन पे, थाई पे या लेग्स पे बहुत महीन सी मकड़ी के जाले की समान वेन्स दिखेगी। तो ये बहुत, इसको बोलते हैं स्टेज 1 ग्रेड 1 वेरिकोज वेन्स। नेक्स्ट फिर धीरे धीरे ये वेन्स बढ़ती है, मरीजों को धीरे धीरे सिम्टम ये आना चालू होता है कि पैर में थकावट महसूस होती है। कई बार मरीज क्या सुबह उठता है तो भी बोलता है पैर तो थक रहा है, रात को जब बिस्तर में जाता है तो वो बोलता है यार कोई तो पैर पे बैठ जाओ, मेरे पैर तो बहुत मतलब ऐसा है ना, मतलब पेन हो रहा है। तो धीरे धीरे फिर और आगे बढ़ते हैं तो मरीज को पैर में एडिमा होता है, स्वेलिंग आती है। फिर आगे वाले टाइम में मरीज को पैर में ब्लैकनिंग होती है, मतलब स्किन हार्ड हो जाती है, काली पड़ जाती है और फिर उसमें अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक लास्ट स्टेज ऐसी आती है कि मरीज को अल्सर हो तो गया है पर वो कितना ही उसने एफर्ट कर लिया वो अल्सर हील ही नहीं हो रहा है। तो वो एक तरह से अंतिम स्टेज है कि और ये सारे इसके सिम्टम्स है कि जिसके द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो डायग्नोस किया जाता है इस पूरे वेरिकोज वेन्स को, इसका क्या प्रोसेस? बस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे अदर बीमारियों में ये होता है कि MRI, CT स्कैन या ब्लड टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें किसी तरह की इस तरह की जांचों का कोई रोल नहीं है। एक बहुत ही बेसिक सी इन्वेस्टिगेशन होती है अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्टडी, उसी के थ्रू हम वेन्स की पूरी मैपिंग की जाती है। वेन्स का स्टेटस दिखाया जाता है, वेन्स में कितना फुलाव है, कितनी टॉर्चुसिटी आई है, उसके जो वॉल्व जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेजर वॉल्व और माइनर वॉल्व, उसमें कितने डैमेज हुए हैं या सही है। उसी के आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि भविष्य में हमें करना क्या है। क्या डीप वेन जो है उसमें क्लॉटिंग तो नहीं है, तो उससे ट्रीटमेंट प्लान पूरा बदल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जाँच में किसी तरह की भी कोई प्रिक नहीं लगता है, किसी तरह के क्लोज चैम्बर में नहीं होती है, कोई रेडिएशन नहीं जाती है, ओनली साउंड वेव।
इस जांच के बारे में बस मैं आपको एक स्पेशल बात ये कहना चाहूँगा कि ये जांच ऑपरेटर डिपेंडेंट है, यानी कि अगर मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो या कोई और थर्ड पर्सन कर रहा है तो देयर माइट बी वेरिएशन, उसमें वेरिएशन हो सकता है। तो स्किलनेस इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान उसी से डिसाइड होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपको इस तरह के कोई सिम्टम है तो अपने नियरेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके इस जाँच को कराएं। जी। इनके उपचार के तरीकों पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका उपचार कैसे किया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मेरी ओपीडी में 10 पेशेंट वेरिकोज वेन के आ रहे हैं तो मैं 8 पेशेंट्स को, तो 8 से 9 पेशेंट को मैं किसी तरह की ऑपरेटिव ट्रीटमेंट नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली लाइफ स्टाइल से जुड़े हुआ डिजीज है। तो इसमें बिना किसी उपचार के केवल परामर्श से ठीक होना या फिर उसको आगे उसके प्रोग्रेशन को रोकने को अपन डील करते हैं कि एटलीस्ट वो जो डैमेज, अगर ग्रेड जैसे मैंने बोला स्टेज 1, अगर आपको स्पाइडर वेन्स ही है तो अगर आप उसी स्टेज में अगर संभल जाओगे तो हो सकता है कि आपको डिजीज आगे बढ़ेगी नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसको कर पाओगे। तो इसके जो बेसिक जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है तो वो ऐसा है कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे अगर 2 सर्जरी के बीच में अगर मुझे गैप मिल रहा है तो मैं वॉक कर लूँ थोड़ा जाके, या कोई टीचर है तो वो घूमते घूमते भी क्लास में पढ़ा सकता है। कोई और भी, तो मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग सिंगल प्लेस पे नहीं रखने की कोशिश करनी है, अपने काम में गैप देना है। रात को जब सोते हो तो पैर को ऊपर रखना है। लॉन्ग स्टैंडिंग अगर हो रही है तो बीच में भी आप रेस्ट करके पैर को ऊपर देके आराम दे सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप स्टॉकिंग्स यूज कर सकते हैं, जिसको मेडिकल स्टॉकिंग्स होती है, जिसमें प्रेशर होता है जो काफ के प्रेशर को बढ़ा के ब्लड के सर्कुलेशन को बनाता है, मेंटेन करता है। कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी करते हैं, एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग्स, ये सब भी इसके लिए बहुत ही अच्छे उपाय है जिससे कि अपन इसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। एक बात और कि ये क्या जो इसमें डैमेज होता है, वॉल्व डैमेज, वो मैकेनिकल डैमेज है, तो इसको आप रोक ही सकते हो। इसको जो हो चुका है डैमेज उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्टेज 3, 4, 5 में आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब मैं इसको मेडिकली मैनेज कर लूँ, तो जनरली वो नहीं होता है। वो बस ये है कि अपन उसके भी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, लेकिन वो वहाँ तक तो हो गया है, वॉल्व डैमेज हो गया है तो हो गया है, तो उसको रोकने का कोई और उपाय नहीं है। बस इन तरीकों से अपन इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपन इसको मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं ऑपरेटिव ट्रीटमेंट पे कि क्या क्या इसके ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होते हैं। पहले, आज से काफ़ी सालों पहले इसकी ओपन सर्जरी की जाती थी, कम से कम 7 से 8 चीरे लगते थे, वेन्स को बांधा जाता था, कुछ वेन्स को निकाला जाता था। अब इस एरा में, अपन न्यू एरा में, टेक्नोलॉजिकल एरा में जी रहे हैं, तो इसमें मल्टीपल टेक्निक्स है, लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन या लेजर अब्लेशन टेक्निक है, ग्लू टेक्निक है, कि इन टेक्निक से बिना चीरा फाड़ी के सिंगल पंचर से आपको विदाउट पेन लेस, नो स्कार, नो सूचर, नो कट, नो रेस्ट, नो चांस ऑफ इन्फेक्शन, नो ऑब्वियस कॉम्प्लिकेशन, आप अगले दिन अपने वर्क को ज्वाइन कर सकते हो किसी तरह से। और तो इस तरह की टेक्निक अब डेवलप हो गई है। दवाई, ऑयल, क्रीम्स वगैरह, दवाई को ऑयल और क्रीम का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। ठीक है, अगर आप मांसपेशियों पे कुछ भी हाथ से तेल से मसाज करोगे तो आपको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ टेम्परेरी मिलता है, लेकिन डिजीज में किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। जी। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी चाहिए जब आपके वेरिकोज वेन्स में दिक्कत है? इसमें वो एक्सरसाइज जो कि अपन को अवॉइड करनी चाहिए वो है हैवी वेट लिफ्टिंग जी, और सभी एक्सरसाइज, यानी कि पेट की एक्सरसाइज जिससे कि पैर की मांसपेशियों पे भी दबाव पड़ रहा है, जिससे कि वेरिकोज वेन का प्रोग्रेशन बढ़ता है। वॉकिंग जो होती है, वॉकिंग, रनिंग, ये वेरिकोज वेन के लिए अच्छी होती है, लेकिन हार्ड सरफेस पे वॉकिंग, रनिंग नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो कि वेरिकोज वेन में फ़ायदा देती है, तो वो है कि रनिंग, वॉकिंग इन सॉफ्ट सरफेस, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, लेग रेजर एक्सरसाइज, काफ रेजर एक्सरसाइज, ये सब इसके इंक्रीज होने को रोकती है और आपको सिम्टोमेटिक भी रिलीफ देती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी आ जाता है कि जब भी कभी हम बीमार होते हैं तो अक्सर हम अपने आहार पे ध्यान देते हैं कि हम खा पी क्या रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हमने जो भी पूरे दिन भर में अपनी पाचन तंत्र को जितना बिजी रखा है तो उसे रिलीफ करने की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ज़रूरी है शरीर को प्रोटीन्स, विटामिन, सारी चीज़ें मिलती रहें। तो हम जब डाइट प्लान की बात करते हैं तो वेरिकोज वेन्स उस लेवल पे जब बढ़ी हुई हो, हमें स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ रहे हो, तो क्या लिया जाए? डाइट का इसमें ऐसा योगदान है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि पैर में जो गंदे खून को लेके आने वाली ये वेन्स होती है, तो इसमें जो रेडिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, फ्री रेडिकल्स।
तो अपन को ऐसे आहार पदार्थ लेना चाहिए जिसमें कि हाई विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, फाइबर हो, वाटर कंटेंट हो। जी। ऐसे आहार पदार्थ में लाइक मैं बोलूँगा कि स्ट्रॉबेरी हो गई, पालक हो गया, एवोकाडो हो गया, सीड्स हो गए, बादाम हो गए, और एप्पल हो गई, और सारी इस तरह की जिसमें कि इस तरह के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, वो डाइट को अपन को फॉलो करना चाहिए। जी जी। टेस्टिस में किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है? आपकी जो विधा है, आपकी कुशलता है, आपके ज्ञान का, आपके तकनीक के समावेश का, और आपका शरीर के अंदर जाकर देखने की क्षमता का कैसे उपयोग हो सकता है? टेस्टीज में अगर ये वेन्स, जिसको कि अपन वेरिकोज वेन बोल रहे हैं, टेस्टिस में इनको वेरिकोसील बोलते हैं। जी। और पुरुषों में इसमें दिक्कत ये रहती है कि अपने टेस्टिस में स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। अभी इन दिनों हाँ, दिक्कतें भी बड़ी ज़्यादा आ हो रही रहा है। हैं। तो जिन लोगों को ये वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है, उनमें धीरे धीरे अगर वो ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि आजकल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा इतना है कि कोई भी पेशेंट बताता नहीं है घर पे कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इंक्लूडिंग यंग पेशेंट्स। तो उनको धीरे धीरे उनके स्पर्म काउंट डेड हो जाते, स्पर्म बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। फिर बाद में वो हमारे पास आते हैं कि सर अगर आप ये कर दोगे तो क्या स्पर्म लौट आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लौट आएंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारी विधि से हम केवल इसमें भी सिंगल पंचर के थ्रू हम एंटर होते हैं, या कि थाई की एक वेन के थ्रू, और हम इस वेरिकोसील की जो होती है उसको इसको बोलते हैं एम्बोलाइजेशन तकनीक। जी। इससे हम उस वेन को कम्प्लीटली कॉइल और ग्लू की मदद से बंद करके आ जाते हैं, और बिना चीराफाड़ी, यानी कि मैं बोलूँगा कि पेशेंट को हम 4 घंटे में डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगले दिन पेशेंट अपना हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता है, उसको कोई बोल भी नहीं सकता कि उसकी सर्जरी हुई भी है। जी। तो ये बहुत ही अच्छी नोवेल टेक्निक है और लग्जरी टेक्निक है बेसिकली। जी। सामान्य दिनचर्या जी सकता है। सामान्य दिनचर्या बिल्कुल, उसको कोई कट लग ही नहीं रहा, मतलब उसको फील ही नहीं हो रहा कि वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुआ है या उसको कोई ऑपरेशन हुआ भी है। आप देख के पहचान नहीं सकते कि उसको किसी तरह का कोई कट, सूचर कुछ नहीं लग रहा है। जी जी। एक बात और सामने आ जाती है, क्योंकि जब हम द हीलर में बात करते हैं तो हम सब पहलुओं की भी बात करते हैं। ये जो इलाज है, चूँकि अन्य जो प्रदेश है वहाँ पर पिछले 3 दशक से हो रहा है, राजस्थान में भी अब सभी प्रमुख अस्पताल ला रहे हैं, आपने भी साहस किया है, तो क्या ये तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनके दायरे में आता है? ये ऑल इंश्योरेंस के दायरे में आता है। हम राजस्थान सरकार के भी काफ़ी योजनाओं में या सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी योजनाओं में इसका इलाज कर पाते हैं। जी जी। कुछ ऐसा इलाज है कि जो कि गवर्नमेंट रिजर्व कर रखा है, तो उसमें कभी कभी हम नहीं कर पाते। जी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको हर योजना के तहत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि आपने हेल्थ प्लान किया हुआ है, तो हेल्थ पॉलिसी के तहत ये कवर होता है? बिल्कुल, हर हेल्थ पॉलिसी के तहत ये कवर होता है। जी। एक छोटी सी जानकारी भी इसमें ले लेते हैं कि आपके पास उपचार के लिए आने से पहले क्या किसी और डॉक्टर से भी सलाह ली जा सकती है, या डायरेक्ट आपसे संपर्क करें? वेस्कुलर की प्रॉब्लम में अगर मरीज डायरेक्ट हमारे पास भी आता है तो हम उसको पूरी तरह से डील करते हैं। हाँ, कुछ असेसरी साइड की प्रॉब्लम्स, किसी को कोई डायबिटीज है या कुछ और छोटी मोटी चीज़ चल रही है, हाइपरटेंशन, तो उसके लिए हम फिजिशियन को रेफरेंस के रूप में अपनी टीम में इंक्लूड कर लेते हैं। जी जी। विस्तृत बातचीत अपन ने की है, लेकिन आज केवल वेरिकोज वेन्स अपन ने लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें बतौर रेडियोलॉजिस्ट आपका योगदान रहता है। आपकी फर्टिलिटी लगातार इसमें काम कर रही है। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जहां आपकी भूमिका आपको लगता है कि हमारी और प्रभावी रहेगी, ताकि मदद मरीज को फास्ट रिकवरी में रहेगी? इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि हेड टू टो हमारा योगदान है। जैसे मैंने बताया कि हेड से चालू करते तो हेड में ब्रेन एनेरिज्म, ब्रेन की नस का फटना और उसकी कॉइलिंग करना। आज की तारीख में ब्रेन में स्ट्रोक आता है, लकवा होता है। अगर लकवे में अगर हम हमारे पास 4 से 6 घंटे में टाइम पे पहुंच जाते हैं और कोई मेजर नस का ब्लॉक है, तो हम फिर से सिंगल पंचर के थ्रू जाके उस क्लॉट को ही बाहर निकाल आते हैं। क्योंकि लकवा आप जानते हो कि एक लाइलाज टाइप से, एक बार हो गया, सेल्स डेड हो गई, कोई रीजनरेट नहीं होगी, फिर मरीज बेड रिडन हो जाता है। तो ये बहुत नोवेल टेक्निक है। गले की नस ब्लॉक हो जाती है तो उसको खोलने का काम हम करते हैं, जो कि ब्रेन में लेके जाती है। छाती की, जैसे कोई बोलते हैं कि मुंह से उल्टी आ रही है, तो वो छाती की नस में
किसी तरह की दिक्कत होने की वजह से वो उल्टी आती है, खून की उल्टी, तो उस खून की उल्टी को बंद करने के लिए हम उस नस को बंद कर सकते हैं। प्रोस्टेटिक आर्टरी, आज की तारीख में जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक टेक्निक है कि प्रोस्टेटिक आर्टरी को भी हम श्रिंक कर सकते हैं। महिलाओं में रसौली की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, उसको भी हम अपनी इंटरवेंशनल टेक्निक से विदाउट चीराफटी डील कर सकते हैं। वेरिकोज वेन हो गई, वेरिकोसील हो गया, पैर की जो नस होती है उसमें क्लॉट बन जाना, नी पेन आज की तारीख में बहुत इमर्जिंग टेक्निक है। काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, तो नी में भी अगर जेनिकुलर नर्व एब्लेशन और जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, दो ऐसी हमारी नोवेल टेक्निक है जिसके थ्रू हम पेन रहित जिंदगी मरीज को दे सकते हैं। पैर में जो आर्मी में सोल्जर्स होते हैं या को बहुत गांवों में बीड़ी स्मोकर्स होते हैं, उनमें पैर की नस बहुत डैमेज हो जाती है, पैर में अल्सर हो जाता है, थोड़े दूर भी चल नहीं पाते हैं, तो उनकी उसमें बिल्कुल वो पैक हो जाती, बंद हो जाती नसें, तो उनको खोलने का काम हम करते हैं। जो ऑन्कोलॉजी में हमारा काफ़ी योगदान रहता है। ऑन्कोलॉजी में काफ़ी ट्यूमर्स ऐसे हैं जिसको हम ट्रीट भी करते हैं। ऐसे काफ़ी बीमारियां हैं, काफ़ी खून की नसों वाली बीमारियां हैं, वेन्स, आर्टरी, लिम्फेटिक और बाकी जो भी नॉन वेस्कुलर बीमारी है उसका काफ़ी में हम योगदान देते हैं। एक छोटा सा सवाल आपकी जवाब में ही छुपा हुआ था। इन दिनों ड्रग एडिक्ट बहुत लोग हो रहे हैं और नशे की आदि की बात करें तो कई तरीके का नशा भी है उनमें, क्योंकि नशे सबसे पहले वीक होती हैं। कई लोग हैं जो डायरेक्ट ड्रग नशे नस से ही ले रहे हैं, इंजेक्शन से ले रहे हैं, तो उनके उपचार का भी उनके उपचार भी सेम तरीकों से किया जाता है कि इनकी अगर नस में क्लॉट हो गया है तो आपको एंटीकोएगुलेशन, खून पतला करने की दवा देनी पड़ेगी। नसें ब्लॉक हो गई है तो उसको खोलने के लिए जो प्रयास करने पड़ेंगे, जो भी इंटरवेंशनल 3-4 टेक्निक है उससे उनकी नसें खोलनी पड़ेगी। पर मेरा इसमें सजेशन ये है कि ये बेसिकली यंग लोगों में, स्टूडेंट्स लेवल पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप उसका सेवन मत करिए क्योंकि ये बहुत बेकार बीमारी होती है। इसको कितना भी ट्रीट करो, कहीं ना कहीं अपन आगे लंबा अपना टाइम है अपने पास लाइफ में, तो डिफिकल्टी रहेगी। जी। द हीलर शो में जुड़ने के लिए डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, थैंक यू दीपक जी। तो आज इस खास शो में हमारे विशेष मेहमान थे दीपक अग्रवाल जी। हमने रेडियोलॉजिस्ट की बात की। ये सुनने में भले ही नया हो सकता है, लेकिन विधाएं चिकित्सा क्षेत्र में एक से बढ़कर एक हैं जो आपको राहत देती हैं, रिलीफ देती हैं। तो दर्द रहित इलाज करवाना है और आपको परामर्श लेकर किस तरीके से आपके शरीर की छोटी छोटी नसों को दुरुस्त करना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपसे ऐसे ही हम खास मेहमानों से मुलाकात कराते रहेंगे और आपकी सेहत का ध्यान रखते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटा सा अनुरोध, चौक मीडिया के तमाम हैंडल्स को आप फॉलो कीजिएगा, आपको सटीक जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।